चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, कर दीन चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जो आज नए लोग हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो आते रहते हैं रोज शो में शरीक होते हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जो ये रह रह के जो हिलोरे मारता है उसको भी बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा और राष्ट्रीय गान होना जरूरी है। कोई बात नहीं, गार्ड साहब इनको चाय पिलाओ, चाय से उतरती है। थैंक यू सो मच। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता? ये तजुर्बा है, ये जरूरी नहीं कि हर काम किया जाए, तजुर्बा भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये कैनॉट प्लेस है, हर तरह के लोग यहाँ पे रोज मुझे मिलते हैं, हर तरह के लोगों से रोज मैं रूबरू होता हूं। ज्यादा हल्ला होगा तो फिर मुझे गार्ड से बोलना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप जय श्री राम, उसके बाद आखिर में जो बोलते हैं जय श्री राम। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं सर गुजरात से आया हूँ। गुजरात से? कहां से गुजरात से हैं? पालनपुर डिस्ट्रिक्ट। पालनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है। तो कैसे आना हुआ इधर? सर मैं ऐसे तो 2021 से पूरे भारत में घूम रहा हूँ, राष्ट्र सनातन धर्म के प्रचार के लिए। हाँ। 2 साल से घूम रहा, 2021 से। 2021 से घूम रहे, तो कब तक का प्लान बनाया घूमने का? 2025 तक तो मैं 24 में शामिल, 25 में 24 शामिल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहां से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। जिनका नाम क्या है? नव्यांश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना है आपको? चलिए कुछ याद आ जाए तो बोलिएगा, मैं आता हूं आपके पास भी। जी कहिए, कहां से आना हुआ? आसनसोल पश्चिम बंगाल। आसनसोल पश्चिम बंगाल से। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं जी। कैसे हैं आप? ये ठीक है। 5 महीने पहले आपके पास आए थे बच्चे की सर्जरी के लिए। हाँ हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा। 5 महीने पहले आए थे बच्चे की। अच्छा, ये मेरी तस्वीर है। हाँ जी, 5 महीने में थोड़ा सा बाल कम हुए या ठीक हुए? मुंडन हुआ इसका। नहीं नहीं, मेरे आदमी अपनी ही चीज देखता पहले, नहीं आप और स्मार्ट हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बच्चों को, मुझे याद आ गया। आसनसोल से आए थे 5 महीने पहले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एम्स के लिए आए थे आप? जी। हाँ, मुझे याद आ गया। फॉलो अप के लिए आए हैं। फॉलो अप के लिए आए, आते रहिएगा। बिल्कुल, बोलना भी है। आज बोलना भी है, बिल्कुल बोलिएगा। मैं आप बहुत सुनना चाहूंगा, बिल्कुल सुनना चाहूंगा आपसे। और 5 महीने के बाद शो में, यकीनन ये शो ही इस तरह का है, डिजाइन भी इसी तरह का है कि लोग जब भी आते हैं, मौका लगता है दूर दूर से, दूर दराज इलाकों से, तो यहाँ पे तशरीफ लाते हैं
और मुझे भी अच्छा लगता है। आप कहां से आ गए साहब? दिल्ली से रविंद्र पांडे। रविंद्र पांडे जी, इस झुरमुट से आप झांक रहे थे तो मैंने कहा कि मैं जरूर पूछूं। हाँ जी, मैं इससे छुप नहीं सकता। मैं छुप नहीं सकते, लेकिन छुपना भी नहीं चाहिए। क्यों छुपना? मैं आता हूं आपके पास, कैमरे का दरियाफ्त करूंगा, तब मैं इधर आऊंगा, इधर पहुंचता हूं। कहां से आना हुआ? जमशेदपुर झारखंड से। जमशेदपुर झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना चौधरी है। साधना जी, कुछ कहना चाहती हैं? शो के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? अपने बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? कल आपसे रह गया था, मैं पूछ नहीं पाया था, कोई बात नहीं, सॉरी जी। मैं हर रोज 6 बजे टीवी के सामने बैठती हूँ और आपका शो देखती हूँ। बहुत अच्छा। मेरी सिस्टर कुछ बोलेगी उसके बाद। अच्छा, सिस्टर बोलेंगी, वाह। सर मैं यहाँ रहती हूँ और सिस्टर का कहना था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँ तो मुझे ये शो जरूर दिखाना, तो मैं उसे आज लेके आएगी। क्या बात है जी। बिग फैन ऑफ यू, जस्ट लाइक ये जो ये अकस्मात होता है, ये मुझे ध्यान नहीं है कैसे हो जाता है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है। कोई कहे कि जमशेदपुर से आया हूं, रोज शाम को शो देखता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। और आप दिल्ली में आए और आपने कहा कि नहीं, मुझे इनको लेके चलना है, वहां शो दिखाना है, तो मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि 3 ही चीजें हैं देखने के लिए दिल्ली में। एक तो कुतुब मीनार, एक लाल किला, और तीसरा भैया जी। भैया जी कहीं, भैया जी की कौन बोला? भैया जी की बकवास कौन बोला? भैया जी की जय बोला। अच्छा, नहीं, भैया जी की बकवास भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। रोज बातचीत होती है तो कुछ तो बकवास हो जाती है। आप कहां से आई हैं कैमरे के साथ? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, क्या करती हैं? स्टूडेंट। मास कम्युनिकेशन की। बहुत अच्छी बात है। तो कैमरा आपने थामा है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा करिए, खूब अच्छा करिए, लगन के साथ करिए। और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं तो लगी रहिए, कभी ना कभी तो पानी निकलेगा जी ना। लगे रहिए और उसमें कुछ ना कुछ, बस मेहनत के साथ। और कभी कभी जब मन करे तो इधर आ जाना, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ? अलीगढ़ से। मैं आता हूं, बात करता हूं जी। नमस्ते। नमस्कार सर। जी सर मेरा नाम अंजू है और मैं खिचड़ीपुर कल्याणपुरी दिल्ली से आई हूँ। और अंकित सर का और आपको रोज प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, तो अंकित सर से मिलने आए हैं थोड़ी सी समस्या लेकर के। क्या हो गया? ये महिला हैं, हमारे साथ आई हैं, इनकी बेटी थोड़ी सी विकलांग है, तो इनको व्हील चेयर की जरूरत है। क्या बात है, व्हील चेयर की। अंकित जी, बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम के आखिर में फॉलो अप करते हैं। मुझे बहुत अच्छा है, वो डायरी में रोज तारीख पड़ी होती है, कुछ फॉलो अप पड़े होते हैं, कोई ये फोटो भेजते हैं। ये अस्पताल जाते हैं, चाहे एम्स हो चाहे कोई अस्पताल हो, ये पहुंचते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपको एक ट्राईसाइकिल चाहिए, या सॉरी व्हील चेयर चाहिए जी। मैं जरूर कहूंगा, उनके एनजीओ हैं, एनजीओ के माध्यम से जरूर आपको आना चाहिए अंकित आगे। और ये शो तो सिर्फ एक बहाना है। सच तो ये मुझे लगता है कि जितने लोगों का काम हो सके, जितने लोगों का कुछ थोड़ा बहुत हल हो सके, जरूर करना चाहिए जी। और ये एक रास्ता बनता है। थैंक यू सो मच अंकित। आप लगातार शो के बाद कितनी देर रुके रहते हैं यहाँ पे शो के बाद? करीब आधा 1 घंटा। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, तभी बहुत अच्छा है। आधा पौना 1 घंटा रुका करिए यहाँ पे, 1 घंटा रुका करिए और लोगों से मिला करिए। मिलने से बहुत अच्छा रहता है। जो एनजीओ का काम करे वो लोगों से मिले ना, तो काम अच्छा नहीं होता। पहले आप मिलिए, जितने लोगों से मिलेंगे उतना अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। मेरा खुद का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि देखो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और मैं अगर उनसे मिल पाऊँ, उनकी बातें सुन पाऊँ, और अगर उनको कोई फॉलो अप से या किसी गाइडेंस से मैं उनकी मदद कर पाऊँ, तो ये मेरा सौभाग्य। आज आपने किसका फॉलो अप किया? आज परसों मेरे को एक शहनवाज करके मिले थे, जिनको एक सरकारी अस्पताल में उनकी माताजी हैं 80+ एज की, और उनको स्पाइन की प्रॉब्लम थी, तो उनको ये था कि उनको प्राइवेट में रेफर करना था। तो आज पूरा मशक्कत करके वहां पे पहुंचे आप जी। CPR। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये शो कुछ और है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है इस शो में। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये तमाम एक ब्रिज का काम करता है, और इसमें लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और इससे एक रास्ता बनता है, और रास्ते के जरिए हम सारे लोग जाते हैं। और आप उसमें अंकित काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए लोग आज जुड़े हैं उनसे भी बहुत स्वागत है। जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
मैं आपको निश्चित तौर से भगा दूंगा यहां से। गार्ड साहब, इनको लेके जाइए, उनको चाय वाय पिलाइए, थोड़ी देर में आइए। डिस्टर्ब मत करो भाई, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। गार्ड साहब, अगर आप अपना काम नहीं जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा एक काम। गार्ड साहब आप भी जाइए, दूसरे गार्ड भी जाइए, दूसरे गार्ड को लेके जाइए और इनको लेके जाइए। थैंक यू सो मच। और गार्ड साहब यहां पे मत नजर आइएगा, मुझे वहीं रहिए। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम छाबड़ा साहब अभी नहीं आए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती चमन कासमी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वधर्म एकता संघ से फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बातचीत शुरू करता हूं। जी आओ जी। सर मुझे पढ़ाई के बारे में बात करनी है बच्चों। हाँ जी। मेरा बच्चा अग्रसेन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता है, चिरकुंडा झारखंड में। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हर जगह पूरे देश में है। एक बच्चा मेरा 1 क्लास में है, एक 5 में है और एक 8 में है। इन लोगों का बस्ता का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि इन लोगों को अभी से कंधे का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन मजबूरी है, स्कूल में जो रूटीन मिलता है वो भेजना पड़ता है। स्कूल में बस्ते का बोझ इतना ज्यादा है कि देखा नहीं जाता। जो सुबह बच्चा जाता है स्कूल, तो ये समस्या पूरे देश की है, सच में ये पूरे देश की समस्या है। और मुझे लगता है कि बोझ कम होना चाहिए और बस्ते का बोझ तो बिल्कुल कम होना चाहिए। मिनिमम जितना हो सके उतना रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात कही, मैंने उसको रखा। बीच में अगर कोई बात शिक्षा पे उठाना चाहेगा, जोड़ना चाहेगा तो स्वागत है आपका। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अपने सहयोगी अरुण के पास जाना चाहूंगा, जो कि इस वक्त कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं। कर्नाटक का जो डेवलपमेंट है मैं उसकी तरफ रुख करना चाहूंगा एक बार, और उसके बाद फिर मैं यहां आना चाहूंगा। और अरुण मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल भी आपसे बात हुई थी और ये जो पूरा इस बात को लेकर कवायद है कि कब सरकार बनेगी, इसको लेकर क्या कुछ फाइनल तौर पे कहा जा सकता है कि आज या कल? और सबसे ज्यादा आप क्या इस बात पे बादल छटे कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? जी अरुण जी। प्रतीक जी, मुख्यमंत्री का चेहरा सिद्धारमैया का ही अब तक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और राजनीति में खास तौर से लोग दावा आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ते, और छोड़े भी क्यों? अगर इतनी मेहनत करके किसी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी को जीत दिलाई है, या किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने रैलियां करके लोगों को जोड़ करके एक 135 का मैंडेट पाया है, तो कोई भी अपना दावा क्यों छोड़ दे? इतना जरूर है कि जिसके सामने दावा कर रहे हैं उसको देखना है कि किसका दावा ज्यादा मजबूत है, पार्टी के लिए कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, 2024 में कौन कितनी सीटें जिता के ला सकता है, कॉम्बिनेशन कास्ट का क्या होना चाहिए, समीकरण कैबिनेट का क्या होना चाहिए, किस क्षेत्र को कितनी तरजीह देनी है, अनुभव को तरजीह देनी है कि तरुणाई को तरजीह देनी है। खैर तरुण तो डीके शिव कुमार भी नहीं है, वो भी 60 के आसपास हैं, लेकिन फिर भी किसी नए चेहरे पर भरोसा करना है, मंत्रिमंडल का भी गठन करना है, तो कौन सा मंत्री किस रीजन से आएगा, किसका कौन सा आदमी है, डीके के कितने आदमी रखे जाएं, किसको कौन सा विभाग दिया जाए, ये बहुत मकड़जाल है। और इस मकड़जाल को सुलझाने के लिए कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। अमूमन कांग्रेस में ऐसा कम होता है कि जो नेता स्टेक होल्डर हैं वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों से मिल जाए, फोटो भी खींचता है और उसके बाद भी फैसला न हो पाए। यहाँ ये हो रहा है कि राहुल गांधी से सिद्धारमैया मिल लिए, डीके शिव कुमार मिल लिए, दोनों की अलग अलग फोटो आ गई, लेकिन जब तक एक साथ फोटो नहीं आएगी प्रतीक, अब आपको याद ही है कि एक साथ फोटो आई थी जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, उसके बाद ही घोषणा हुई थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। एक साथ फोटो राहुल गांधी के साथ आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की, उसके बाद ही घोषणा हुई कि कमलनाथ बनेंगे। तो जब तक एक साथ फोटो दोनों की ना आ जाए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की, तब तक ही पेच फंसा हुआ है। लेकिन मोटा मोटी जो बात है वो तय है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे, डीके शिव कुमार की भूमिका को लेकर ही उहापोह है। बहुत अच्छी बात है और हम उस फोटो की इंतजार करेंगे। वैसे ट्विटर वॉर तो कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी जोरदार चल रही है। रोज एक फोटो आती है, उसके जवाब में बीजेपी का आता है, फिर कांग्रेस एक करती है फोटो ट्वीट, उसके जवाब में बीजेपी करती है, और ये ट्विटर वॉर चल रही है। लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी जनाब, पहले बीजेपी एंड देन कांग्रेस। जी हाँ जी, लोगों ने कर्नाटका का जनादेश दिया है
भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक होकर के जनादेश का स्वीकार कर रही है। जी। लेकिन देखने की बात यह है कि लगातार जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा से रचा जा रहा है कि साहब दक्षिण भारत के अंदर में भाजपा के द्वार बंद हो गए, तो केवल छोटा सा एक फैक्ट है जो सबके सामने जाना चाहिए। 36.04% वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था और इस बार भी हमने 36% वोट रिपीट किया है। तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर इंटैक्ट है, लेकिन जो खिसक गया है वो जनता दल सेक्युलर खिसक गया है, 5% नीचे खिसक गया है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जनादेश में जनतंत्र में लोकतंत्र के अंदर में वोट की ताकत मजबूत है। ये बात स्वीकार्य है कि कांग्रेस को जनादेश मिला, उनको शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी तय नहीं हो पा रहा फेस। जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं आज चूंकि कर्नाटक के इलेक्शन पर बार बार बात हो रही है, तो मैं आज बात करना चाहता हूं कि और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि चिल्ला कर हम लोग आपके प्रोग्राम में बोलते रहे और समझाते रहे कि कर्नाटक का इलेक्शन अलग है और कर्नाटक के इलेक्शन का मायने बहुत है। और उस कर्नाटक के इलेक्शन में बहुत से मायने में जो 2-3 बातें हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से भी शुरू होती है और पवन खेड़ा के हवाई जहाज के उतरने से भी होती है और इस जंतर मंतर पहलवानों के बैठने से भी होती है। अब वो कैसे होती है मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि धन्यवाद हमको बार बार न्यूज 18 को देना पड़ेगा, क्योंकि आज इसका इफेक्ट बंगाल में आपका कर्नाटक में पड़ा है। देखिए, जब बात कर रहे थे राहुल गांधी, जब बात कर रहे थे पार्लियामेंट की कि हमारा लोकतंत्र मर रहा है, जब वो बात कर रहे थे कि ये देश भारत देश एक सेक्युलर और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और ये सिक्योर करती है जस्टिस, फर्टिलिटी, इक्वालिटी, जब ये बात करती है तो ये बात प्रधानमंत्री जब बात बोलते हैं कि कर्नाटक में जाकर कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे और जंतर मंतर पर वो महिलाएं जो मेडल लेकर आती है उसका रक्षा नहीं कर पा रहे, तो इसका भी प्रभाव पड़ा उस भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी का, जिसमें वो बात किए, लोगों से मिले और वो बोले कि 40% यहाँ पर कमीशन खोरी है और जिसका सत्य कौन किया, वहीं का संतोष पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जी जनाब, मुझे बड़ा मैं आ गया भाई। हाँ बोलो। इन साहब ने कहा है कि बीजेपी के वोट प्रतिशत नहीं खिसके हैं, जनता दल के खिसके हैं। ये आपने कैसे गिन लिया कि जनता दल के खिसके हैं, आपके क्यों नहीं? कहां से आप? जोधपुर, राजस्थान। अच्छा, मैं बीजेपी समर्थक हूँ। हाँ। पक्का। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक नहीं खिसके, जनता दल के खिसके। क्यों भाई, आपके क्यों नहीं खिसके? आपके कर्म ऐसे थे इसलिए हारे। चाहे मेरा भाई हो भाई, हारे, अपने हार पे मंथन कीजिए। क्या कर रहे हो आप? आया। प्रतीक जी, यही तो लोकतंत्र है। विपक्ष लगातार जो है देश के ऊपर प्रश्न खड़ा करता था कि भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं है। यही तो लोकतंत्र है कि कर्नाटक में आप जो चुनकर आ रहे हैं, यही लोकतंत्र है कि आप हिमाचल में चुन के आए, फिर भी आपको जो है डाइजेस्ट नहीं होता, फिर भी आप भारत की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज देश के अंदर 15 जो है सरकारें, 15 मुख्यमंत्री भाजपा या सहयोगियों के हैं और 15 ही विपक्षी दलों के हैं। यही लोकतंत्र है भारत का, यही खूबसूरती है। जीत और हार, एक तो जीत ऐसी होती है कि एक तरफा, जिस तरह गुजरात में किस तरह की जीत थी कि विपक्षी कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। एक ये है कि लड़ते हुए आप अपना वोट प्रतिशत इंटैक्ट करते हैं, जिसमें दोबारा जो है सरवाइव करने की संभावना बनी रहती है। मैं आ रहा हूँ। ये पता चल सकता है कि किसका वोट कितने फीसदी आया। ये कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, बहुत आसान सी गणित है कि 36% अगर इनको मिला और कांग्रेस को मिला तो वो बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, टोटल वोट से निकाला जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक लाइन, अगर ये इलेक्शन अगर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हुआ, अगर जीत उनकी होनी थी तो हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बहुत देर बाद है। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ। ये मोदी जी की हार नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूँ, ये कर्नाटक में विधानसभा में जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भावना थी। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से कहना चाहता हूँ, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आप लोग जमीन पर काम नहीं करते हो। मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ पर बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक दिल्ली प्रदेश में, और इतने तरह पानी में हमको चलना पड़ता है। मोदी जी की हार नहीं हुई है, यह विधानसभा चुनाव की हार है। मोदी जी हारने वाले नहीं है। अभी तो हिंदुस्तान की जनता मोदी को
गजब है भाई, लोकतंत्र जिंदा है। जनाब आली, ये कह रहे हैं ना हाँ जी, कि वोट नहीं गिरा है। हाँ। यही कह रहे थे कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर बढ़ गया है। यही कह रहे थे ना कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर बढ़ गया है। हाँ। मतलब डॉलर मजबूत हो गया है। हाँ। मतलब 80 किलो का पहलवान 40 किलो को पटक दिया है जी। और अभी भी नहीं चेत रहे। अरे भैया मान लो 40% मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, ग्रामीण अंचलों में किसानों की समस्याएं हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहा है तो कमीशन लिया जा रहा है, लोगों को शौचालय मिल रहा है उसमें पैसा लिया जा रहा है। इन सब चीजों को दोनों लोग को मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी राजस्थान का चुनाव भी होना है और मध्य प्रदेश के, और आपको सब दिख रहा होगा यहीं से। सुनिए, हाँ। 40% कमीशन तो पूरे देश का मुद्दा बनने जा रहा है ना। मुफ्ती साहब, देखिए, मैं आपके जरिए से एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने जो मेहनत की है और जो उन्होंने वो विजन लेकर आए हैं, स्थानीय लोकल सतह पर उन लोगों ने उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया है। और मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहूंगा कि ये मुसलमानों के लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है और बीजेपी के नेतृत्व से चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, हम ये चाहते थे कि आप मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के बाद उसी तरह से अच्छा शासन चले। आज हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी के बाद से अब तक मुसलमान मुख्य धारा से इतना नहीं जुड़ा था जितना नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जुड़ा है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोकल लोग हैं कि उन्हें अपने अंदर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मुसलमान इस देश का नागरिक है, उसका पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि बीजेपी हमें नुकसान देगी। ऐसा है नहीं, बीजेपी ने अब तक के कार्यकाल में कोई नुकसान नहीं दिया है। मुझे मालूम है आप भी बोलेंगे। आ जाइए, इधर आ जाइए जी जनाब। देखिए, हमारे मुअज्जिज हैं, कपड़ों से पहचान लीजिए। प्रधानमंत्री जी बोले थे, क्या आप पहचानना चाहते हैं? किसको पहचानना चाहते हैं? हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने 14 से लेकर आज तक कभी डायरेक्ट मुसलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन पहली बार जब उन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं, तो ये भी तो मुसलमान का कपड़ा पहने, पत्थर चलाते हैं। ये पूछिए कि मुफ्ती साहब पत्थर चलाते हैं, उसी कपड़े को पहने है ना, इन्हीं के कपड़े की बात हो रही थी ना। समझदारी से बात करनी चाहिए। किसके, आपको किसने कहा? नहीं, बयान बताओ, गलत बात नहीं, बयान बताओ, आप बयान बताओ। यहाँ पे प्रतीक भाई, आपके शो में अगर सही बात है तो बोलिए, आप बयान बताओ। अरे कपड़ों से कौन पहचानते हैं? आपके कर्म बताते हैं, आपके कर्म बताते हैं। किसने हिंदू मुसलमान का नाम लिया? आपने कर्नाटका में बजरंग बली को अगर किसी ने विषय बनाया प्रतीक भाई, तो कांग्रेस पार्टी के बयानों ने बनाया, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये क्या बेकार की बात करते हैं? और रही बात, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व में प्रश्न उठाते थे, जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व प्रश्न उठाती थी, आज उसका गुणगान कर रही है। समाजवादी पार्टी, रामचरितमानस। देखिए, इन्होंने हनुमान चालीसा पूरे देश में पढ़ ली, हाँ, लेकिन कर्नाटक फिर भी हार गए। आज नहीं पढ़ी, आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी तरह मौका परस्त नहीं है। सुनाओ, फिर सुनाओ। हाँ? अगर सदियों से पढ़ रहे सुनाओ। सुना दे। अरे रामचरितमानस का थोड़ी ना होने लगेगा। अरे मेरा टेस्ट मत लो प्रतीक भाई, आपके चैनल पर पूरी रामचरितमानस कड़ित कर दूंगा, इसलिए मेरा टेस्ट ना ले। जो लोग 17 की मेयर की सीटें नहीं बचा सकते, जो भाई और भाई की सरकार लाने के पता नहीं मुंगेरी डाल के सपने रचते हैं, उस प्रकार की आपत्ति नहीं। देखिए, अभी लोकतंत्र की बात शैलेंद्र जी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। 500 एक्ट लग जाता है तो पढ़ाई जाती है आईएएस के बच्चों को यूपीएससी में कि 48 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इनके ही सम्मानीय सांसद हैं और देश की बेटियां जो स्वर्ण पदक लागने वाली सड़क पर हैं और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लोग, मैं कह रहा हूँ, कानून की किस किताब में लिखा है कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी मैंडेटरी है? बताइए आप। मैं चुनौती देता हूँ आपको, मैं आपकी पूरी पार्टी को चुनौती देता हूँ। जो है बताइए आप। बहुत बड़ी बात कर दी। बिल्कुल, अगर आम आदमी होता उसी समय उसको उठा लिया जाता। यह जानकारी, अरे भैया, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर लगेगा कॉग्निजेबल है तो गिरफ्तारी होगी।
अगर नहीं है तो जबरदस्ती हो जाएगी क्या? मामला फैक्चुअल है, सीधा और स्पष्ट है, किसी प्रकार की राजनीतिक और कूट की जरूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज है, दोनों मामले में एफआईआर दर्ज है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन क्या न्यायालय में सम्मान है? कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा कि आप सड़क पर तय कर लेंगे। लोकतंत्र है कि नहीं है? न्यायालय है कि नहीं है? कौन तय करेगा जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप तय करेंगे क्या? कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा कि वो दोषी है कि नहीं है। आप सड़क पर तय नहीं करेंगे। ये देश का कौन सा कानून है जिसमें आम आदमी को अगर अभी लिखी जाए 501 तुरंत उसको उठा लिया जाएगा, लेकिन एक में पूरी कानून दंडवत है, पूरी पुलिस कानून है। ये कौन सा कानून है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में एक गुंडा एक आतंकवादी को समाजवादी पार्टी टिकट दे करके वो संसद में बैठाती है? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप लोगों ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया है। जात के नाम पर दुकान खोल करके आप लोगों ने लोकतंत्र को बदनाम कर रखा है। लोकतंत्र अधिक आमद गरीबों को। अरे कहाँ चक्कर में पड़े, कोई बात कहो। कोई अच्छा हिमालय की ठंडी हवा, कोई नदी, कोई पानी, कोई सूरज, कोई चंद्रमा की बात हो तो करो, ये तो इस चक्कर में ना पड़ो तुम। मेरी एक शेर है। शेर है, क्या नाम है? फुरकान आलम। फुरकान आलम, कहाँ से आना हुआ जनाब? जमशेदपुर झारखंड से। जमशेदपुर से आज बहुत सारे लोग आ गए भाई, क्या बात है। जमशेदपुर से पानी वाली पिलाएं पहले। हुजूर अली इरशाद बोलिए। जिनके वजूद होते हैं, जिनके आराम से कहा जाता है, शेर बड़ी नाजुक चीज होती है। बीजेपी वालों को बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ गया था, लेकिन बड़ा शेर को पढ़ने के लिए एक नाजुक मिजाजी जरूरत है। उस हिसाब से आराम से तसल्ली से पहले ऑक्सीजन लीजिए लंग्स में और फिर पढ़िए। हाँ जी। जिनके वजूद होते हैं, अरे ऐसा पढ़ो जैसे कोई नेतागिरी कर रहे हो। जिनके वजूद होते हैं, जिनके वजूद होते हैं, ऐसे नहीं, जिनके वजूद होते हैं, जिनके वजूद होते हैं वो बिना पच के भी मजबूत होते हैं। हाँ जी। जिनके वजूद होते हैं वो राम भक्त होते हैं। लो, जिनके वजूद होते हैं वो राम भक्त होते हैं। आप बताओ क्या, जो जवाबी कीर्तन चलने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे करते। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तम नगर से। बहुत अच्छी बात है, उत्तम नगर से आए हैं। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बात बन रही है कि कह तो रहे हैं सारे अपनी अपनी। तो आप बताइए 24 में क्या बनने वाला है? मोदी जी बनेंगे और मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हमें अखंड भारत हिंदू राष्ट्र दे दो, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाओ, हम वोट देंगे। अखंड भारत देगा। अखंड भारत। अच्छा, क्या नाम बेटा? अविनाश गुजर, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अब अविनाश गुजर कहते हैं तो बाकी तुम समझ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। उतना तो ज्योग्राफी सही। आराम से बेटा, आराम से। वो दूसरा शो है, ये दूसरा शो है जी। कहाँ से आना हुआ बेटा? ग्रेटर नोएडा से। कैसे आना हुआ? रुको भाई, रुको बाप, बेटा रुको। ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम है? करिश्मा। कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे घूमने आए थे। तो घूमने आ गए तो तमाशा हो रहा था, हमने कहा चलो देख लिया जाए। तो हम चलो देख ही ले। तमाशा शो हो रहा था, चलो देख ही लिया जाए। नमस्ते, कुछ कहना चाहते हैं अब आप? बोलेंगे? ब्रेक के बाद बोलेंगे। अभी तो ब्रेक का टाइम हो गया क्या? ब्रेक का टाइम हो गया? ओह, ब्रेक का टाइम तो बहुत ज्यादा निकल गया। हाँ, कहाँ? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे, बने रहिए। चदरिया झीनी रे झीनी रे राम नाम रस भी। एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां रिहायशी इलाके के एक अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग की तेज लपटों से उठने वाला धुआं आसमान में छा गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में धुएं की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर होगी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन आग किस वजह से लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उधर कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग से निकल रहे धुएं ने शहरी इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहां कैलगरी शहर में धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया।
क्योंकि कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के जंगलों में लगी आग फैलती ही जा रही है, जिसका असर अब रिहायशी इलाकों में भी दिखने लगा है। जंगल की आग से निकला धुआं कैलगरी शहर में हर तरफ फैल गया, जिसकी वजह से वहां की हवा में प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। हालात बिगड़ने पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हरियाणा के सोनीपत में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से यह आग और तेजी से फैली, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी, जबकि फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठता नजर आया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन आग कम होने की बजाय और भड़क गई, जिसके बाद आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा कृषि मंडी में प्याज बेचने पहुंचे एक किसान ने लोगों को मुफ्त में प्याज बांटी। बताया गया है कि किसान प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज था और यही वजह रही कि उसने लोगों में मुफ्त में प्याज बांटने का फैसला किया, जिसके बाद देखते देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई और प्याज की लूट शुरू हो गई, जिसको जितना मिला वो उठाकर चलता बना। बताया गया कि इलाके में इस बार प्याज की फसल अच्छी हुई है, लेकिन कृषि मंडी में सही कीमत नहीं मिलने से किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। ऊपर से मंडी तक लाने का खर्चा भी किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो गया है। और आज भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है। कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच रही है कि मन से कई बार लोगों से कथा में नहीं आने की अपील भी की जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। एक तरफ जहां हनुमंत कथा के लिए बना पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आया, वहीं पंडाल के बाहर और सड़क के किनारे भी लोगों की भीड़ नजर आई। और ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं थी, पटना में जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तब से पंडाल के आसपास यही हालात बने हुए हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ पहुंची है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं हर कोई बाबा के रंग में रंगा नजर आया। पंडाल के अंदर हो या बाहर, भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्रमुग्ध हो गए। मन से कथा का पाठ हो रहा था, वहां लोग हनुमंत भक्ति में डूबे नजर आए। कथा चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ देखिए लोग किस तरीके से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पंडाल भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। हर कोई यहाँ भजन में खोया दिखा। इसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, साधु संत थे। 5 दिनों से चले आ रहे इस कार्यक्रम का आज समापन हो जाएगा। पंडाल के अंदर जहां भक्त भजन की धुन पर झूम रहे थे, तो पंडाल के बाहर मौजूद लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए और कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगाते दिखे। उनके हाथों में 2024 का पोस्टर भी था। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे, तो उनके भक्त भी इसी रंग में रंगे नजर आए। हिंदू राष्ट्र बनेगा हमें लग रहा है, पर हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहां मौजूद सभी लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर उत्साहित दिखे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुर में लाते नजर आए। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। पंडाल के बाहर मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव को भी निशाने पर लिया। लोगों ने कहा कि वो बाबा की भक्ति में पागल हो गए हैं और विरोध करने वाले 2024 से पहले दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। भक्ति में हम लोग पागल हो गए हैं हम लोग। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव की सोचने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। जितना दिमाग काम कर रहा हो बोल रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा बिहार और पटना शहर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रंग में रंगा हुआ है और जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो लोगों के निशाने पर है, चाहे वो विरोधी दलों के नेता ही क्यों ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में तो सियासत खूब हो रही है, वहीं झारखंड में भी इसका असर दिखने लगा है, जहां कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। झारखंड के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक पार्टी का एजेंट तक बता दिया और उन्हें मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाने की नसीहत दे डाली। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली का नारा लगाता है। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ दलित और आदिवासी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें करारा जवाब देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने भी विरोधियों को जवाब दे डाला। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है, धर्म मानने का अधिकार है और ऐसे बयान सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए दिए जाते हैं। के खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। आयोजन समिति की तरफ से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला था, लेकिन दोनों नहीं गए, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर हैं और अब खास तौर से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसका दावा और किसी ने नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने किया और माना कि यूक्रेन इस वक्त हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। रूस पर बड़ा हमला तो दूर की बात, जंग में जवाबी कार्रवाई तक के लिए यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे। ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार के इस दावे के बाद ज़ेलेंस्की के उस बयान पर भी सवाल खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूक्रेन बहुत जल्द रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने ये भी जानकारी दी कि यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात के दौरान यूक्रेन ने फिर सैन्य मदद की मांग की है ताकि वो पुतिन की फौज को मात दे सके। उधर यूक्रेन ने मंगलवार को कीव पर हुए रूस के हमले को नाकाम करने का दावा कर दिया है और ये कहा कि उसकी फौज ने रूस की 18 मिसाइलें तबाह कर दी, जिसमें रूस की 6 किंजल मिसाइलें भी नष्ट हो गयी, जिसे रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है क्योंकि ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें 450 किलोग्राम विस्फोटक से धमाका किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर हमलों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार को कीव पर रूस के मिसाइल से अटैक की बात सामने आई थी, जिसे यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर नाकाम कर दिया। दावा यह है कि पश्चिम से मिले हथियारों के बाद यूक्रेन रूस के हमले रोकने में कामयाब रहा। उधर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो स्पाई सैटेलाइट प्रोजेक्ट का मुआयना करते हुए नजर आए। इस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ नजर आई। दोनों किसी गुप्त ठिकाने पर स्पाई सैटेलाइट प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से मिलते नजर आए। उत्तर कोरिया ने पिछले साल दिसंबर में ही स्पाई सैटेलाइट पर परीक्षण पूरा कर लिया था, जिसके बाद 2023 में इसे लॉन्च करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया से निपटने के लिए जरूरी कदम बताया था। उधर ब्रिटेन के मीडिया में रूस के उस दावे को लेकर खबर छपी जिसमें रूस ने यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम को निशाना बनाने की बात कही थी और इसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम को निशाना बनाने के रूस के दावे को। सिद्धरामैया बन सकते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, नाम लगभग तय लेकिन आधिकारिक ऐलान बाकी, 1-2 दिनों में शपथ ग्रहण संभव। किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तोहफा, खरीफ सीजन के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान, नहीं बढ़ेंगी खाद की कीमतें। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जुटी लोगों की भीड़, हनुमंत कथा सुनने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पटना में कथा का आज समापन। साथ फायरिंग करते नजर आए। साथ ही यूक्रेन के जवान अभ्यास के दौरान समुद्र में तैर रही गेंद को निशाना बनाते भी दिखे। दावा है कि यूक्रेन समंदर में रूस को टक्कर देने के लिए बड़ी तैयारी में जुट गया है। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने बखमूत के पास करीब 20 वर्ग किलोमीटर इलाके में रूस की फौज को खदेड़ दिया और वहां एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन की सेना ने बखमूत के उत्तर और दक्षिण में मौजूद कई इलाकों पर मजबूत पकड़ बना ली है, जबकि रूस की सेना उत्तर पश्चिमी बखमूत पर कब्जे का दावा करती आई है। लेकिन दावा है कि अगर यूक्रेन की फौज वहां इसी तरह से अपने जवाबी हमले जारी रखती है तो वो बखमूत पर कब्जा करने का पुतिन का प्लान फेल कर सकती है। उधर अमेरिका रूस में अपने दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने पर भड़क है। दावा यह किया गया है कि रॉबर्ट शोनोफ नाम के उस पूर्व अमेरिकी कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रॉबर्ट शोनोफ पर लगे आरोपों को गलत बताया। The reports of the arrest of Robert Shonov, a former employee of the U.S. mission in Russia. इससे पहले मार्च महीने में भी रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार एवन गिर्शकोविच को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया था। उधर अमेरिका के डिफॉल्टर घोषित होने के खतरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने G7 शिखर सम्मेलन के बाद अपने दौरों को रद्द कर दिया है। वो जापान में G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी जाने वाले थे, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि अब बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन के बाद सीधे अमेरिका लौट जाएंगे ताकि देश को डिफॉल्टर घोषित किए जाने के खतरे को टाला जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका पर इस वक्त 30 लाख करोड़ डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 2,500 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका ने इस महीने के अंत तक कर्ज की रकम नहीं लौटाई तो उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। CNN न्यूज के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की टीम सौरभ गांगुली के कोलकाता स्थित घर पर मुआयना करने पहुंचे थे, जिसके बाद बंगाल सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। CNN न्यूज के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की टीम सौरभ गांगुली के कोलकाता स्थित घर पर मुआयना करने पहुंची थी। इसके बाद बंगाल सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। अब से गांगुली के घर के बाहर 2 स्पेशल सुरक्षा अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही उनके घर पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सौरभ के साथ हर समय अब एक स्क्वाड कार भी चलेगी। ममता सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण लोगों को मिली सुरक्षा की समीक्षा के बाद कुछ लोगों की सुरक्षा और बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें सौरभ गांगुली का नाम भी शामिल है।
और इस बीच यूरोप के देश इटली में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां उत्तरी इटली में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से उन नदियों के आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। चेदना शहर भी पानी में पूरी तरह से डूब गया। वहां सड़कें पानी से लबालब नजर आईं। दावा है कि नदियों में आए तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई परिवारों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वहाँ राहत बचाव की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। उधर नॉर्थ स्पेन में हिपुस्कोवा इलाके में एक छोटे से शहर ओरियो में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई और स्पेन पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। स्पेन मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक विस्फोट बच्चों के खेल के मैदान के पास बने एक फुटपाथ पर शाम के वक्त हुआ था। हालांकि इस विस्फोट को किसने किया और उसका मकसद क्या था, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर अमेरिका के पोर्टलैंड से एक दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां रिहायशी इलाके के एक अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग की तेज लपटों से उठने वाला धुआं आसमान में छा गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में धुएं की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर होगी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन आग किस वजह से लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उधर कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग से निकल रहे धुएं ने शहरी इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहां कैलगरी शहर में धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया, क्योंकि कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के जंगलों में लगी आग फैलती ही जा रही है, जिसका असर अब रिहायशी इलाकों में भी दिखने लगा है। जंगल की आग से निकला धुआं कैलगरी शहर में हर तरफ फैल गया, जिसकी वजह से वहां की हवा में प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। हालात बिगड़ने पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हरियाणा के सोनीपत में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से ये आग और तेजी से फैली, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी, जबकि फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठता नजर आया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन आग कम होने की बजाय और भड़क गई, जिसके बाद आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा कृषि मंडी में प्याज बेचने पहुंचे एक किसान ने लोगों को मुफ्त में प्याज बांटी। बताया गया है कि किसान प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज था और यही वजह रही कि उसने लोगों में मुफ्त में प्याज बांटने का फैसला किया, जिसके बाद देखते देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई और प्याज की लूट शुरू हो गई, जिसको जितना मिला वो उठाकर चलता बना। बताया गया कि इलाके में इस बार प्याज की फसल अच्छी हुई है, लेकिन कृषि मंडी में सही कीमत नहीं मिलने से किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। ऊपर से मंडी तक लाने का खर्चा भी किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो गया है। और आज भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है। कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच रही है कि मन से कई बार लोगों से कथा में नहीं आने की अपील भी की जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। एक तरफ जहां हनुमंत कथा के लिए बना पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आया, वहीं पंडाल के बाहर और सड़क के किनारे भी लोगों की भीड़ नजर आई। और ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं थी। पटना में जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तब से पंडाल के आसपास यही हालात बने हुए हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ पहुंची है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं हर कोई बाबा के रंग में रंगा नजर आया। पंडाल के अंदर हो या बाहर, भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्रमुग्ध हो गए। मन से कथा का पाठ हो रहा था, वहां लोग हनुमंत भक्ति में डूबे नजर आए। कथा चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ देखिए लोग किस तरीके से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पंडाल भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। हर कोई यहाँ भजन में खोया दिखा, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, साधु संत थे। 5 दिनों से चले आ रहे इस कार्यक्रम का आज समापन हो जाएगा। पंडाल के अंदर जहां भक्त भजन की धुन पर झूम रहे थे, तो पंडाल के बाहर मौजूद लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए और कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगाते दिखे। उनके हाथों में 2024 का पोस्टर भी था। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे, तो उनके भक्त भी इसी रंग में रंगे नजर आए। हिंदू राष्ट्र बनेगा हमें लग रहा है, पर हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर उत्साहित दिखे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुर में लाते नजर आए। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। पंडाल के बाहर मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव को भी निशाने पर लिया। लोगों ने कहा कि वो बाबा की भक्ति में पागल हो गए हैं और विरोध करने वाले 2024 से पहले दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। भक्ति में हम लोग पागल हो गए हैं हम लोग। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव की सोचने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। जितना दिमाग काम कर रहा है बोल रहे हैं। कुल मिलाकर
न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। अनिल कुमार जी, पता E690 गली नंबर 10 वेस्ट विनोद नगर, गुमशुदा। कौन है आपके? ये हमारे भैया हैं। भाई हैं। कब से लापता हैं? 7 तारीख से। 7 तारीख से। बहुत अच्छी बात है कि ये आप यहाँ पे मौजूद हैं और मैं कह सकता हूँ कुछ इस बात के, लेकिन अब इस बात का ये कि वो जल्दी घर लौटे और आए। और क्या वजह है, क्या कुछ पता? कोई बात? ये जॉब देखने गए थे। जॉब देखने गए थे, उसके बाद नहीं लौटे और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी घर आएंगे और घर आए। ये शो इस तरह का डिजाइन जिसमें बहुत सारे लोग अपनी बात कहने के लिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए अपनी बेटी के लिए, वो एनजीओ के माध्यम से लेना चाहती, जरूर होगा, जरूर व्हील चेयर आपको मिलेगी। 100% व्हील चेयर आपको मिलेगी और मुहैया कराई जाएगी। परेशान मत होइए, पानी पीजिए। डॉक्टर साहब पानी पिलाइए इनको। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? जय हिंद सर। भैया जी आपसे मिलने आए हैं और सभी से एक प्रश्न करने आए हैं। बिल्कुल, आप प्रश्न करिए। प्रश्न समाज के सामने जरूर रखना चाहिए और आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम पूर्व सूबेदार बीके पांडे है, कारगिल युद्ध विजेता। मैं आपका स्वागत करता हूं। अंदर आइए, अंदर आइए। कारगिल युद्ध से हैं, कारगिल से युद्ध से आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। मैं आपको स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। जी सूबेदार बोलिए। सर हम तो सेना में 17-18 साल में चले जाते हैं, हमें नहीं पता, हम जब आते हैं सिविल में तब पता चलता है कि इस तरह से लड़ते हैं लोग। बड़ा दुख होता है। इन्हीं के लिए हम वहाँ लड़ते हैं, इनके लिए हम वहाँ लड़ते हैं, पर अंदर आते हैं तो बहुत दिल की आत्मा मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये हमारे हैं। न हमने हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न कोई धर्म, न कोई जाति। हमारा एक ही धर्म होता है, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र धर्म। पर जब सिविल में आते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं 2020 में आया था, तब से समाज की सेवा कर रहा हूँ और अपने बलबूते कर रहा हूँ। एक पेंशन है मेरी लिमिट, पर मैं यहाँ आज आया हूँ प्रयागराज से अपने पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए। और आपके माध्यम से मैं सारे पैनल से, जो भी नेता हैं, मुझे नहीं पता कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है, पर मैं सबसे एक आग्रह करूंगा कि देखिए, सैनिक राष्ट्र का सम्मान होता है और आज राष्ट्र का सम्मान सड़कों पे खड़ा है, जंतर मंतर पे धरना दे रहा। हमारा कोई 87 दिन हो गया पर हमने कोई कहीं हल्ला नहीं किया। बहुत शांति प्रिय ढंग से एक मांग रख रहे हैं कि अगर एक अधिकारी की उंगली कटती है तो उसको लाखों दिया जाता है और एक जवान की उंगली कटती है तो उसको 1000-10,000 में निपटा दिया जाता है। एक अधिकारी 15,500 रुपए का जोखिम भत्ता लेते हैं और एक जवान 5,200 रुपए का जोखिम भत्ता लेता है। जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ता है, जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ता है उसको सबसे कम जोखिम है और जो सबसे पीछे बैठता है, मुझे अधिकारियों से कोई परहेज नहीं है, मेरे लिए वो सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा अनुशासन में रहें। हमारे लिए जो भी सीनियर हैं, चाहे वो नेता हो। मैं आपकी बात सुनी, समाज ने आपकी बात सुनी। आप उधर नहीं जाएंगे, आप उधर जाएंगे, आप वहां बैठिए। जी, समाज में सम्मान होना चाहिए। पूर्व सैनिक हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हुए थे, करगिल का युद्ध लड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपनी बात रखी। हम आपके साथ आपकी मांग को सुन तो सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, फैसला तो सरकार करती है, लेकिन हम आपके साथ हैं। जी, मैंने बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। आपके साथ सम्मान होना चाहिए। हाँ, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम तौसीफ हमदानी है। तौसीफ हमदानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जम्मू कश्मीर की वादियों से आए हैं, एक
अच्छी सी हवा लेके हमारे पास, यहाँ तो बड़ी उमस है, वहां से आए होंगे, कुछ बात कहना चाहते हैं, कहिए। बिल्कुल भैया जी के प्रोग्राम है तो थैंक यू सो मच। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू। मेरा एक जो भी सियासी कर्मचारी है यहाँ पे, जिस भी पार्टी से है, मेरा न्यूज़ 18 मेरा एक अनुरोध है, बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करूंगा। जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से इलेक्शन के बगैर है। हमें हक दीजिए अपने वोट देने का। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी जो भी यहाँ की जो सरकार है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त पिछले 5 साल से 5 अगस्त के बाद इलेक्शन के बगैर है। हमें वोट देने का हक दीजिए, ये हमारा जमहूरी हक है। नहीं, जमहूरी हक है, और मैं आपके इस जमहूरी हक के 700% खड़ा हूं। और मैं ये कहता हूं कि जरूर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। जी हाँ जी, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। अरे जब चुनाव होने तो कहा पत्थरबाजी होगी यार। आप हमेशा सशंकित रहते हैं, आप हमेशा अरे जब अपनी सरकार होगी, अपने लोग चुनेंगे तो काहे का पत्थरबाजी होगी। प्रोसीजर होता है, ऐसे थोड़ी ना मैं कुछ कह दूं तो गवर्नमेंट मान जाएगी क्या। अरे उसका भी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना। कितनी वहां गड़बड़ हुई थी, उसको ठीक किया ना 5 साल में मोदी सरकार ने। ये इलेक्शन भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धैर्य रखिएगा, वहां शांति होने दीजिए। अभी G20 की मीटिंग हो रही है ना, कितनी अच्छी बात है। इसके बाद इलेक्शन भी होगा, अब थोड़ा धैर्य तो रखे ना कम से कम। यही तो नहीं है, बस धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। लेकिन है, मैं चाहता हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, सब नाराज ना हुआ करो मेरे साथ। मैं तो यही कह रहा था कि मैं हमदानी साहब के साथ हूं, और हमदानी साहब कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, और मैं भी कह रहा था कि जल्दी से चुनाव होने चाहिए। वोटर लिस्ट हमारी समझ से सारी फाइनलाइज हो चुकी है, और सरकार बहुत जल्दी फैसला लेगी। इलेक्शन कमीशन लेगी, और वहां पे चुनाव जल्दी होंगे, है ना जी। ऑफकोर्स सरकार जब कहती है कि सुरक्षा चाक चौबंद है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है, वो होगा, बहुत जल्दी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो जो अभी अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव है, उसी के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं जी, जनाब कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सही बात है, भाई ने बहुत 100 रुपए की बात कही कि भाई वहाँ चुनाव होने चाहिए, बाइज्जत होने चाहिए, जनतंत्र का सम्मान होना चाहिए। लेकिन भाई साहब की बात भी सही है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन इनकी बात भी बिल्कुल ओके है। 100% मैं आपको पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है, और कराएगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। कर्नाटक वाले उठे और अच्छा चुनाव होगा, उम्मीद है जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होगा। लेकिन मुद्दे यहाँ पे तरह तरह के होते हैं। मैं आता हूँ आपके पास। जी, कहाँ से आना हुआ साहब? मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है। डोभी वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला जौनपुर मेरा घर है, उत्तर प्रदेश। अरे रुकिए, कहाँ से आए बाबूजी? कहाँ से आए? अरे सर जी मैं यही रहते हैं। बच्ची अभी ये साथ है, बड़ा आराम से दो, धक्का ना दो भाई। तो वीर बहादुर वही है जो पीछे भी खड़े हैं, आवाज वहां तक जाए। बच्ची को धक्का लग रहा था इसलिए बोला। जी बोलिए फिर से। हाँ बोलिए। अजीत सिंह डोभी। अरे आप आगे बढ़ो, मतलब जब तक मनवा नहीं लगो कि आप बहुत वीर हैं तब तक मानो कि नहीं। हाँ फिर आप परिचय क्या बार दो, चुनाव थोड़ी लड़ना तुम्हें। हाँ। सर मैं यहाँ पे जंतर मंतर जो है बुक करने के लिए आया हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी धरने के लिए। बुक करने? यस, क्योंकि मेरे हाथ गजब है। हाँ जी, जौनपुर के महाराजा बुक करेंगे। कहने लगे जंतर मंतर बुक कराने आया हूँ, और यहाँ भी कुछ दिन बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ से आए भाई हम? सर बिहार से। बिहार में कहाँ थे? रोहतास जिला, सासाराम, चेनारी, गुप्ता धाम महोत्सव। गुप्ता का? गुप्ता धाम चेनारी में है सर, गुप्ता धाम। गुप्ता धाम, वहाँ से आए हैं? जी सर। बात कहने के लिए? हाँ सर। पहले हम उधर सुना है जो जंतर मंतर बुक करने आए हैं। जंतर मंतर बुक कर दिया इन्होंने, तो बुक हो गया कि नहीं हो गया? परमिशन मिल गया जो है। अरे वाह गुरु, क्या बात है, जंतर मंतर में मिल गया परमिशन। तो कौन लोग आएंगे वहाँ जौनपुर से? जौनपुर से किसान आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का जो है लड़ाई है, मुआवजे के किसानों की लड़ाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क को खुद नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने उसे बाधित कर रखा है। तो बस उसी के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल उसके लिए आ रहे हैं, मुआवजे के लिए। राष्ट्र मान लो जैसे कई तारीख को आएंगे? 21 अगस्त को हम लोग आ रहे हैं। जनता मान लो उससे पहले ही हो गया ये काम, तब फिर बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। हम लोग कभी गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसान हैं, वाकई गांव से जुड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। वो रोड अगर हो जाए तो क्या फायदा होगा? सर रोड अगर हो जाएगा, वो नेशनल हाईवे है,
स्वयं जो है देश हमारे नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाला सड़क है और प्रत्येक दिन हर एक दूसरे दिन एक आदमी की मृत्यु वहां से होती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र का सड़क बन गया और उधर जो है अखिलेश यादव जीते हैं आजमगढ़ में, वहां सड़क बन गया। उसके बीच में 20 किलोमीटर सड़क बाधित है और लगभग जो है 20 गांव का ये मामला है। 4000 किसान प्रताड़ित है, जिसमें से 1100 किसानों की मृत्यु हो गई है। और ये बताइए आज उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। मेरी बस केवल इतनी मांग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा रोड है? हमारा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है 233। जी, जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली कूद जाते हैं उनसे सरकार 20 बार जो है बैठक करती है, मांग करती है। मेरी इतनी मांग है कि किसानों का फैसला सर जमीन पे होना चाहिए, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बुक हो गया है ना 20 अगस्त? आओ बैठो आके अंदर आ जाओ। अभी और है बहुत सारी चीजें, तो बैठाने के लिए जगह एक ही है मेरे पास। माथा नहीं बैठा पाएंगे, बैठाएंगे यहीं पे। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैं अब दूसरी बात, एक राउंड तो हो गया, अब दूसरी राउंड में मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की पार्टी है और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सरकार में है, एक विपक्ष में है। मैं इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहते हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, विपक्ष की पार्टियां आपकी दुश्मन नहीं है। विपक्ष की पार्टियों का काम है कि जनता की आवाज को उठाना। जनता की आवाज क्या है? जनता की आवाज ये है कि अगर महंगाई ज्यादा है, अगर हमारे युवाओं की अगर बेरोजगारी है तो उनको बताना, क्योंकि उनके बहुत से काम है। हमारे तो काम है जनता की आवाज उठाना, तो मैं उठाता हूं। उनको पावर में आने के लिए न हमारी आस्था को, मैं भी हिंदू हूं और 80% भी इस देश में हिंदू हैं, इस हिंदू को आहत न पहुंचाएं। बजरंग बली को, भगवान को आप बजरंग दल से जोड़ देते हैं। कोई प्रोग्राम करते हैं बजरंग बली जिंदाबाद, आपको ये नहीं पता है एक ही मिनट देंगे हम। सर जैसे ये कहते हैं कि बजरंग बली का नाम पाप है लेना, ये लोग जो मर्जी उड़ाते रहते, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं कि ऊपर से अपने वस्त्रों को रख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने जो अंदर से रंगा हुआ है, जिसका परिवार है पर जिसके भाई है पर भतीजे नहीं जानता, दो लाइन सुन लीजिए, जिसके भाई हैं पर भतीजे नहीं जानता, जिसका परिवार है फिर भी कुटुंब भारत देश को मानता। अगर ऐसे संत को हम नहीं चुनेंगे, ये होगी हम सबकी बहुत बड़ी अज्ञानता। ऐसा संत कहां मिल सकता है हम लोगों को? जी राजनेताओं को इस तरह की भाषा प्रयोग, रुको यार, राजनेताओं को इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। किस तरह की भाषा? जिससे उत्तेजना पैदा हो। ये उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, कहने की बात कर रहे हैं। ये राजनेता हैं सर, इनको पब्लिक डोमेन में आने के बाद इनको उसी हिसाब से बोलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात आज कही गई है और मैं बोले दे रहा हूं। आज बहुत अच्छी बात कही गई है। 55 हो गया है। उत्तेजना सिर्फ नेताओं को ही नहीं, उत्तेजना पत्रकारों को भी नहीं पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल मर्यादा के साथ प्रोग्राम करना चाहिए, कोई उत्तेजना नहीं पैदा करनी चाहिए। उत्तेजना किसी भी तरह की घातक है। जी प्रतीक जी, इसका जवाब मैं आपसे ही लूंगा और इससे सारा मैसेज आना चाहिए। आप बताएं, बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है या भगवान है? दोनों में आप अंतर बताइए। बजरंग बली हमारे भी भगवान है और भगवान का नाम अगर कोई भी चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर गलत तरीके से अपने सत्ता के लिए, लोभ के लिए लेगा तो वो गलत होगा। प्रतीक भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। इस पूरी डिबेट शो के अंदर मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे महंगाई की और पता नहीं कौन कौन से विषयों की बात कर रहे थे, विपक्ष को उठाना चाहिए। इन्होंने कौन सा विषय उठाया? आगे बजरंग बली पे, आप ही की पिच में आ गए। बजरंग बली पे हमारी पिच तो हमारी पिच सदैव रही है, हमारी पिच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो अवसरवादी लोगों की सोचना है कि उनको क्या करना है। दूसरी बात, बातें बड़ी बड़ी करी। विपक्ष को एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन शपथ करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र तब जीवित रहेगा जब विपक्ष जीवित रहेगा, लेकिन देश को तोड़ने वाला हर व्यक्ति को इस देश को जवाब देना होगा। लेकिन सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का क्वेश्चन करने वाले विपक्ष को देश जवाब देता है, लेकिन